Hi everyone, welcome to today's podcast. This is Rishi Singh, and for today I welcome Ms. Pragya Pushkarna from The Psychologist Near You. Hi Pragya, welcome to the podcast. Thank you so much. It is great being a part of this podcast. Fantastic. Let's begin with how did you start your journey? I started my journey, I think, 11 years back when I chose psychology as a subject to be studied upon. तो मैंने 2015 में स्टार्ट करा एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, यूजी साइकोलॉजी स्टूडेंट, एंड देन आई चोज क्लिनिकल एज माय सब्जेक्ट फॉर साइकोलॉजी. और मैं आगे क्लिनिकल में पढ़ना चाह रही थी. देन आई कंटिन्यूड क्लिनिकल फॉर अनदर 2-3 years, एंड सिंस देन आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग. इट्स बीन मोर देन 7 years now, and that is how it all started. Okay. And also you would have come around with so many people saying कि हम पागल तो नहीं हैं. Why should we go to a psychologist? And क्या मैं पागल हूँ? Then how do you cater to that? Actually, it all started years back. जब mental health का कोई नाम ही नहीं होता था. It was everything was labeled as पागलपन. People used to go through psychotic symptoms और उनको पागल लेबल कर दिया जाता था. उनको बोला जाता था कि आप इनको किसी मंदिर दरगाह यहाँ लेकर जाइए, या फिर आप इनको किसी तरह का कोई पूजा पाठ कराइए, या फिर अगर वो मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट्स जाते थे या साइकेट्रिक हॉस्पिटल जाते थे तो उनको ऐसे बोल दिया जाता था कि ना ये तो पागल खाने में रहता है. वहां से दिस वर्ड पागल केम इन द पिक्चर एक्चुअली. बट पागलपन जैसी कोई चीज नहीं होती. देयर इज नो वर्ड एज पागलपन. They are psychotic symptoms or they are neurotic symptoms, as simple as that. तो जब भी कोई ये बोलता है कि हम पागल थोड़ी है, हम साइकोलॉजिस्ट के पास क्यों जाए, तो हमारे पास सिर्फ साइकोटिक सिम्टम्स लेके आने की जरूरत नहीं है. यू कैन इवन कम टू थेरेपी, जस्ट सिट विद अस एंड से आई जस्ट वांटेड टू एक्सपीरियंस इट, जस्ट टेल मी हाउ इट गोज, एंड प्रोबेबली इट बिकम्स सो इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड योर ओन सेल्फ कि आपका मन ही ना करेगा भी थेरेपी बंद करने का. Okay. I believe that sometimes people feel more easy to go to a general physician for the emotional support rather than coming to a psychologist. Yes, definitely. क्योंकि वैलिडेट हो जाएगा ना वो चीज कि हमें कुछ मेंटल हेल्थ इशू हो सकता है. एंड पीपल आर नॉट रेडी टू वैलिडेट दैट. पीपल आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट दे आर एक्चुअली गोइंग थ्रू समथिंग इमोशनली, या उनकी लाइफ में एक्चुअली कोई प्रॉब्लम चल रही है जो फिजिकल हेल्थ को भी हार्म करने लग गई है. अब वो एक्सेप्टेंस ही अभी तक लोगों में नहीं आ पाया है. दैट इज वाई दे प्रिफर गोइंग टू एनी डॉक्टर और एनी फिजिशियन एंड दे टॉक टू दैट फिजिशियन और वो उनसे अपनी बातें रखते हैं. बट एक्चुअली यू शुड कम टू अ साइकोलॉजिस्ट. यू शुड स्पीक टू अ साइकोलॉजिस्ट, अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल. वो आपको बेटर बता सकते हैं. दे कैन एक्चुअली टेक यू टू द डायरेक्शन दैट यू वांट टू गो टू. दे विल हेल्प यू, दे विल गाइड यू, दे विल हेल्प यू what is the right path that you can choose. So physician doctors के पास जाके उन्हें लगता है कि मुझे सच में कोई प्रॉब्लम है, फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है. So Pragya, in general, when a child or a student is looking forward to working in health sector, somebody might not think of psychology or being a psychologist. They would think more of like a dentist or an orthopedician or anybody else. How did you land here? Okay, so how did I land here actually happened I think 12 years back, when the only option that I was given as a child was to go for engineering. And deep down I knew that I cannot be an engineer. I don't have those skills. और 9 to 5 वाली job तो मुझे करनी ही नहीं थी at all. So that is when I started finding out ways कि कैसे ये मुझे नहीं करना है. तो then I went for law. आई थॉट कि लॉ कर लेते हैं, बिकॉज आई ऑलवेज फेल्ट दैट आई एम अ वेरी गुड कम्युनिकेटर. तो आई वॉन्टेड टू बी समवन हु कम्युनिकेट्स, हु इज वेरी एक्सप्रेसिव एंड ही इज फाइटिंग आर्ग्यूमेंटेटिव. सो आई थॉट ऑफ गोइंग फॉर लॉ. बट देन अगेन वाइल स्टडिंग लॉ आई थॉट यार ये तो बहुत ज्यादा, इट्स वेरी डीप. I don't think I even went for a crash course and left the crash course in 2 days that I cannot do this. Then one of my friend asked me ki I want to go for psychology. Do you want to go for psychology? I said, what is psychology? This seems interesting. I have studied a bit about it, but I don't know what it is. And before understanding psychology, मैंने पहले colleges ही ढूंढने शुरू कर दिए थे. उसके बाद जब मैंने colleges के लिए अप्लाई करा तब मैंने सोचा कि नहीं अब पढ़ते हैं कि psychology होता क्या है. And the very study about it, मेरे को realize हुआ कि this is something that matches both me being a good communicator
expressive person, and at the same time understanding people's emotions and helping them get out of their mental health issues can be something that I can opt for. And that is how I started studying psychology. So that's fantastic. Quite a journey. Yeah, quite a journey. I never thought that I could ever be a psychologist. So it is no child's dream, I guess. Nowadays, अब के टाइम में yes, क्योंकि ये टैबू धीरे धीरे हट रहा है, people are actually getting interested in psychology. So वो पढ़ना चाह रहे हैं इसको UG लेवल पर, PG लेवल पर, और even in class 11th and 12th. But yes, if you say 12 years back, it was not anyone's dream to be a psychologist. People always chose to go for NEET or become a doctor. But working with the doctors is something I don't think anyone chose at that time. So Pragya, is there any specific myth that you want to bust as a psychologist? Yes, I do. One myth that I want to burst. सबसे पहले तो एक ये चीज, whenever I enter any event, a family event or a public event or a professional event, people come to me and say, अच्छा आप psychologist हो, हमारा mind पढ़ के बताओ. We are not mind readers. Not a mentalist. Yeah, we are not a mentalist. We are not mind readers. We are not someone who can see you and tell कि आपकी क्या personality है. We cannot do that. We analyze behavior, we analyze your emotions, and for that we have to sit with you. We have to talk to you, and not just once for like 15 minutes. We have to talk to you for good, I think 2-3 sessions जो कि 50-50 मिनट के होते हैं. So we cannot just see you and say कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है. That is not our expertise. Yeah. अब आपने 50 मिनट बोल ही दिया है, तो I would want to actually understand कि आपने एक इंडिविजुअल को 40 मिनट 50 मिनट दिया. What kind of impression does that have on you on everyday basis? Okay, so in the initial days of practice, it was quite hard कि हम 50 minutes एक person के साथ spend कर रहे हैं, who in most of the cases talks negative about their life, because अभी तो therapy में वही लोग आ रहे हैं जिन्हें बहुत negative mindset लेके चल रहे हैं, और there is something very negative going on in their life. So by the end of the day, it gets really, it really impacts our mental health also. But then we should know how to differentiate between our personal life and professional life. Over the years of time, I have made this change in my life कि मैं अपनी professional life को अब अपनी personal life के साथ mix नहीं करती हूँ. Once I am done with my sessions, once I am done with the 50 minutes I give to 4 or 5 people in a day, I actually take out time for my own self. And there is one thing that I would want to add. It does not affect my mental health personally because I myself go for therapy. क्योंकि मैं इतना सब कुछ एब्जॉर्ब कर रही हूँ जब दूसरे पर्सन का, तो मुझे भी तो कहीं जाके उसको वेंट करना है. सो what I do personally is I give time to myself, 1 or 2 things that I like doing. और probably मैं बस अपने thoughts के साथ comfortable होना चाहती हूँ. And then once a week or once in 2 weeks I reach out to my therapist कि this is going on in my life, or just sharing, venting and coming back So home. a psychologist going to another psychologist. Definitely, we all should. Everyone should go to a psychologist. Is your therapy session more like an advice-based session, or is it something more? Okay, so then I'm again busting a myth that psychologists do not give advice. अगर कोई भी psychologist आपको advice दे रहा है, then वो काम ठीक से नहीं कर रहा है. My work is कि हर individual different है. ठीक है, आपको किस रास्ते पे जाना है, what do you have to choose for yourself, which path you think is right for you. I am there to guide you to that path. I am there to help you understand which path do you want, but I'm not there to give you advices. Advice मैं आपको कुछ दे दूं और same advice दूसरे को दे दूं तो वो काम नहीं करेगा, because they are 2 different individuals. Right, so it's more like you will help finding the way, but you will not tell which way to go. Yes. It is not my work to tell you which way to go. It is your choice. Which way do you want to go? I can help you just find those ways. Let's go back to the therapy room. Can you give us a walkthrough as to what happens once you and the candidate in front of you is inside the therapy room? Okay, so the first thing that I do as a psychologist, because सारे psychologists का different approach होता है, but
the first thing that I do in a therapy session once you enter the room is to make you feel safe and comfortable with me. I want to create a space जहाँ पे आप कोई भी बात, कैसी भी बात आके अंदर कर सकते हो, and you are assured कि ये बात बाहर नहीं जाएगी, and you are assured that this person is not going to judge me no matter what. फिर जब आप अपनी कोई भी बात करते हो तो आधी प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाती है, बिकॉज द मोमेंट यू स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट योर प्रॉब्लम्स इज द मोमेंट यू स्टार्ट गेटिंग क्लैरिटी अबाउट दोज प्रॉब्लम्स. And then with the help of the therapist, you start understanding your emotions, the reasons behind it, the behavior behind it, what consequence are they causing. और उसके बाद we end the therapy session by giving one exercise to our client कि आप ये करो पूरा week and then let us know next week that how did this work for you. And that is what happens in those 50 minutes of a therapy session in the room. And generally, what is the feel like of the first therapy? What is the feel like of the first therapy? When someone enters the therapy room for the first time, वो एकदम डरे हुए होते हैं. They don't know what's going to happen. उनको बस किसी ने बोला होता है जाओ जाके काउंसलिंग ले लो या थेरेपी करा लो. तो जब वो अंदर आते हैं तो वो इधर उधर सारी चीजें देख रहे होते हैं, फिर वो मुझे देख रहे होते हैं. Then I tell them that I give them all the instructions कि ना ठीक है, you can talk about anything and everything here. It's a safe space. It's a nice space. I am someone you can trust. And once you start forming that rapport and you start moving with the ice breaking session, that is when the first session जो होता है वो mostly इसी में ही चला जाता है, understanding what is going on with the client that is coming to you. और जब उसको वो safe space feel हो जाती है फिर वो बोलने शुरू करते हैं. That is when half of the session is already gone. So after 50 minutes of the session, we tell them that no, now hold on to your thoughts, write them down and come in the next session. Now they know that they have to be prepared for the next session. ऐसे ऐसे होता है. अब इनको जाके मैं कुछ भी बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ and then she will know what I want to say. There are a lot of my clients जो कि आते हैं बस और random blabbering कर रहे होते हैं, random कुछ भी XYZ, and somehow I am getting the clarity and I am understanding their pattern. तो वो नेक्स्ट सेशन के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर हो रहे होते हैं जब वो इस सेशन में अपने फर्स्ट सेशन में बैठे होते हैं. I believe when somebody comes to you, he literally becomes very vulnerable. He is telling you everything, he is opening up. How do you maintain that client practitioner confidentiality? How do you promise that? How do I promise that? Whenever the person enters the room, the first thing that I will tell them that hi, what brings you to therapy, or how have you been keeping from the last session. And when they sit there, the next thing that I would say is आप आराम से बता सकते हो. It stays between you and me. No one gets to know anything till the time you give me the consent that I can go and share this with your psychiatrist or your family. But in cases like suicidal cases जहाँ पे बहुत ज़्यादा suicidal ideation है, we take that consent that whenever we feel that the patient is very vulnerable today, very overwhelmed today, and something might happen, we do inform the family also. वो consent हम पहले से लेके रखते हैं. So on the whole, it is made sure to the client that we maintain that confidentiality no matter what. वो assurance उसको day 1 से लेके last day of therapy तक every day हमें देना है, so that the feelings are validated every time. I get it. That's great actually, right. Now sometimes people think that they are overthinking. What as per you is overthinking? So overthinking is something that everyone does. You, me, every individual in this world overthink. We were overthinking before the podcast. Yeah, we were overthinking before the podcast. And overthinking actually होता है ऐसा है कि एक thoughts होते हैं, ठीक है, thoughts, multiple thoughts, 1000 thoughts at the same time, and they're forming a loop. एक के बाद एक thought, फिर this thought will lead to another thought. ऐसे एक thoughts की chain बनती जा रही है. And when I don't know how to break that chain is when I am overthinking. And overthinking always makes you stressed. Whenever you're just thinking or just pondering over something, it will not make you stressed. वो आपकी लाइफ में एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम करेगा. बट वेन एवर यूर ओवर थिंकिंग, उसके बाद यू विल फील ड्रेन्ड, यू विल फील स्ट्रेस्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू स्लीप और प्रोबेबली गेट इन टू एनी अदर एक्टिविटी दैट यू वॉन्ट. वो हो ही नहीं सकता. तो ओवर थिंकिंग का वो लूप ब्रेक करना जरूरी होता है, जो कि आपको आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स नहीं बता सकते. यू विल हैव टू कम टू अ प्रोफेशनल टू अंडरस्टैंड हाउ टू ब्रेक द लूप ऑफ ओवर थिंकिंग. Okay. And what are the few struggles that current adults are facing as per you?
Yes, that ये mental struggles major हैं where there is no work-life balance. Okay, and adults nowadays are so stressed about their work, their jobs, that वो घर आके भी काम कर रहे हैं, रात में 12-12 बजे तक काम कर रहे हैं. इवन वर्क फ्रॉम होम है तो भी देयर इज नो बाउंड्री. दे आर नॉट एबल टू गिव टाइम टू देयर फैमिलीज. खुद को टाइम देना तो एकदम सेकेंडरी हो जाता है. एंड वेन यू डोंट गिव टाइम टू योर ओन सेल्फ, हाउ डू यू फील दैट आप खुद के साथ कंफर्टेबल हो सकते हो या अपने थॉट्स के साथ कंफर्टेबल हो सकते हो? इट्स नॉट पॉसिबल. एंड सडनली देन वन डे यू गेट दैट टाइम ऑन अ संडे टू सिट विद योर थॉट्स, एंड वो इतने अनकंफर्टेबल हो जाते हैं दैट यू फील दैट नो, आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट एनीथिंग, लेट मी जस्ट गो आउट, हैव अ फ्यू ड्रिंक्स और probably smoke and come back. And that is how you kill your thoughts. So that work life balance is very important. और work life balance में जब आप अपने life की तरफ आ रहे हो, देन आपको अपनी पर्सनल लाइफ को भी इक्वली टाइम देना है जितना आपको खुद को देना है. सो योर पार्टनर और योर फैमिली मेंबर शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट 1-1.5 घंटा ये पर्सन अपने आप को भी देगा, कोई किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा जो इसको अच्छी लगे. So Pragya, nowadays we are coming across multiple keywords like OCD, ADHD. What are your thoughts on that? Are these the conditions? Is this illness? Is this something else? As psychologists, we follow our Bible. Okay, that is DSM-5 and ICD-11. Okay, and इनके revised versions slowly आते रहते हैं. These are diagnostic criteria की books. ठीक है, इन books में OCD को और डिप्रेशन को, एंजाइटी को मेंटल डिसऑर्डर्स बोला गया है. दीज आर नॉट कंडीशंस, दीज आर क्लिनिकली डायग्नोज्ड डिसऑर्डर्स जो कि आपको कोई भी साइकेट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डायग्नोज करके देगा. वेन एवर यू यूज दीज टर्म्स नॉर्मली इन लाइफ, या आप किसी पर्सन को ऐसे बोलते थे कितना डिप्रेस्ड है, ये तो हमेशा एंशियस रहता है, या फिर यू से कि दिस पर्सन हैज ओसीडी, इसको तो हमेशा साफ सफाई की पड़ी रहती है, इसको ओसीडी है. नो, ये उन प्रॉब्लम्स को कम दिखाता है जिनको एक्चुअली क्लिनिकली डायग्नोज्ड कोई डिसऑर्डर है. यू कैन, द वर्ड्स दैट यू कैन यूज आर इसको डिप्रेसिव सिम्टम्स है, ठीक है, या इसको एंजाइटी सिम्टम्स है, या ओसीडी के ट्रेट्स है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव ट्रेट्स हैं, बट डू नॉट लेबल दैट पर्सन. So then what actually is OCD? What exactly is OCD? OCD is obsessive compulsive disorder. ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का सिंपल सा मतलब है, पहला वर्ड उठाते हैं ऑब्सेसिव, मतलब ऑब्सेशंस. ऑब्सेशन का मतलब किसी एक थॉट का बार बार आना. नेक्स्ट वर्ड उठाते हैं कंपल्सिव, मतलब कोई भी उस थॉट को हटाने के लिए कोई कंपल्शन करना. एंड इट इज अ डिसऑर्डर जब वो आपकी डेली लाइफ फंक्शनिंग में इम्पेयरमेंट ले आए. एज सिंपल. अब समझते क्या है, ओसीडी में एक बहुत कॉमन सिम्टम होता है बार बार हाथ धोना. सो दी ऑब्सेशन इज कि मैंने हाथ धोया, फिर मुझे लगा कि यार अभी भी साफ नहीं है, एक बार और धो लेती हूँ, फिर मैंने देखा, फिर मैंने एक बार और धो लिया. सो व्हाट एम आई डूइंग? द थॉट इज कंटिन्यूअसली दैट आई नीड टू वॉश माई हैंड, and the compulsion is I'm going and washing it. If I'm not washing it, then it is causing anxiety or various other symptoms in me, and it becomes a disorder when it starts causing problem in your daily life functioning. जब आपको कहीं जाना हो लेकिन आप हाथ धोना ही नहीं रोक पा रहे हो, या आप गैस चेक करना ही बंद नहीं कर पा रहे हो, या आप डोर को ही बार बार देख दे रहे हो, आप चले गए दूर तक 100 meters, then you are coming back and again checking the lock. That is when it is a disorder. एंड सिंपल ओसी ट्रेट्स आर कि क्लीनिंग की हैबिट्स है, ठीक है, बिना जब तक क्लीन नहीं करेंगे मन को शांति नहीं मिलेगी. वो ओसी ट्रेट्स भी होते हैं कुछ लोगों में. इट कुड बी अ पार्ट ऑफ पर्सनालिटी बट नॉट नेसेसरली अ डिसऑर्डर. ओके, एंड देन हाउ डू वी सेगमेंट डिसऑर्डर फ्रॉम कंडीशन? डिसऑर्डर्स की लेबलिंग तब आती है जब वो एक्चुअली किसी DSM-5 या ICD-11 में मिले, ठीक है, उसका नाम वहां लिखा हुआ हो, उसका एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हो. तब तक के लिए वो सिर्फ सिम्टम्स हैं, ठीक है, तब तक के लिए वो सिर्फ सिम्टम्स हैं, साइंस एंड सिम्टम्स हैं, और वो डिसऑर्डर नहीं है. और अगेन रिपीटिंग, डिसऑर्डर में फंक्शनल इम्पेयरमेंट आता है, आपकी डेली लाइफ फंक्शनिंग इम्पेयर होती है. जब वो इम्पेयर होने लग जाए, स्लीप डिस्टर्बेंसेस शुरू हो जाए, स्लीप वेक साइकिल अफेक्ट हो जाए, भूख या तो बहुत ज्यादा या बहुत कम लगने लग जाए, एंड आप काम में, वर्क पे, होम में, कहीं पे भी फोकस नहीं कर पा रहे हो, दैट इज व्हेन इट टर्न्स इनटू अ डिसऑर्डर, एंड इट शुड फॉलो द क्राइटेरिया ऑफ दीज बुक्स. ओके, सो एज पर यू व्हाट वुड बी ADHD? एज पर मी,
तो हम ADHD बोल ही नहीं सकते. एज पर दी बुक्स, ADHD इज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर. अटेंशन स्पैन बहुत ज्यादा कम होना और हाइपर एक्टिविटी बहुत ज्यादा होना. एंड बाय हाइपर एक्टिविटी सिर्फ ये नहीं कि फिजिकल हाइपर एक्टिविटी, इट कुड बी मेंटल हाइपर एक्टिविटी ऑल्सो. थॉट्स का, किसी थॉट का बार बार आना, या फिर बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाना, या फिर किसी थॉट पर ही एकदम हाइपर तरीके से उस पर फिक्सेटेड है हम लोग. दैट इज व्हेन इट कुड बी लेबल्ड एज ADHD. ADHD का ऑनसेट अक्सर बच्चों में दिख जाता है एट वेरी अर्ली एज. बाय 2.5-3 years यू कैन से दैट अ चाइल्ड इज एग्जिबिटिंग सिम्टम्स ऑफ ADHD. Okay, and you can get it clinically diagnosed by any psychiatrist or a clinical psychologist. And ADHD आगे चल के if not managed properly can lead to adult ADHD. Talking about something very current, very controversial, what are your thoughts on LGBTQ? Is it a disorder? Is it a disease? Is it a mental condition or a way of life? LGBTQ plus is not a mental condition, it's not a mental disorder, it's not an illness. Researchers have proven कि ये एक टाइप के हमारे ही बीच के कुछ अलग लोग होते हैं जिनकी सेक्सुअलिटी अलग होती है, या their way of loving somebody is different. As simple as that. Most of the people love people from different sex or gender, but these people can love people from the same gender or might not love anybody. Love is a choice, और उसकी वो choice है, तो we should appreciate that choice. But no paper, no research paper, nothing can prove that this is a mental health condition or this is a mental illness. This is a myth and a taboo. So Pragya, as per your personal experience, do psychologists also get anxious? Yes, we do. Everyone gets anxious. Before being psychologists, we are all humans. And it is natural for us to feel anxious. बहुत सी चीजें हमें भी ट्रिगर कर देती हैं. It's just we know how to manage our anxiety. And since you people have not studied about it and you are not practitioners, so you don't know how to manage your anxiety. We can just manage it well. And जब नहीं manage होता है, तो like I said, we go to our therapist. But it is natural for us to be anxious, to overthink, to sometimes be sad, depressed. We also feel emotions. We are equally humans. So has being a psychologist anyhow hampered your personal relationships or whatever? In the initial days of practice or while I was studying psychology, yes, it did hamper. क्योंकि उस टाइम ये इतना समझ नहीं आता है कि कैसे अपनी पर्सनल लाइफ को अपनी प्रोफेशनल लाइफ से अलग रखा जाता है. तो जो पढ़ के आते थे वही अपने पार्टनर्स पे लगाने की कोशिश करते थे या उनको समझने की कोशिश करते थे. जब आगे बढ़े थोड़ा सा लाइफ में, वी स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग, देन वी थॉट दैट वी आर एवरीवन्स थेरेपिस्ट. सो हम अपने पार्टनर को भी वी ट्राइड अंडरस्टैंडिंग देम, वी ट्राइड अंडरस्टैंडिंग देयर इमोशंस, एनालाइजिंग देम एंड व्हाट इज हैपनिंग इन देयर लाइफ. तो सपोर्टिव से ज्यादा हम उनके लिए बन गए उनके अपने थेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट. जबकि more than that, we are all humans. So if I am in a relationship, I am also actually seeking the same support. And when I empathize more or I support the other person more, I would want that to be reciprocated. और जब वो reciprocate नहीं होता था तो वो unrealistic expectations set होती थी. And that is when your relationship started getting hampered. तो मेरी तो initial days of my practice, yes, my relationships were affected because of this. But later now in life, all of my relationships, be it with my family or be it at my workplace or be it in my personal life, all of them have been beautifully managed. Because now I know कि ये मेरा profession है, इसको मुझे last session के बाद खत्म कर देना है. And now I have to go to my safe space, speak it out and talk to my partner or my family as a human, as someone who's equally a part of them, so that they can actually justify my expectations. Realistic रखते हैं थोड़ा सा. Picking up one of the Gen Z terminology, toxic. What do you have to say about toxic relationship or something toxic? इन टूडेज टाइम्स ऋषि, आई फील कि लोगों ने ना कुछ वर्ड्स को बहुत स्ट्रांगली बोलना शुरू कर दिया है. दीज वर्ड्स शुडंट बी यूज दिस स्ट्रांग. जैसे टॉक्सिक, हेट्रेड, these are very strong negative words. When you label something as toxic, this person is very toxic, this relationship was very toxic, it is huge to say.
टॉक्सिक आपके लिए हो सकती है क्योंकि आपके लिए वो चीज सही नहीं बैठी, बट दैट डजंट मीन दैट दैट पर्सन वाज टॉक्सिक. It was just, it didn't work out. If we appreciate the other person or any relationship or a person as just, मेरे को समझ नहीं आया वो आदमी, वो different type का था. When you're open to different perspectives, you will never label someone this wrong. You should always keep yourself at the place of that person and think कि कोई मेरे को toxic बोले. It's such a strong word to say. या आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं, मतलब एक तरीके का या गंदगी, जहर है आपके अंदर. Why would you say that to somebody? Or when you say, you know, I have strong hatred towards this person, or I hate this person, or after a relationship you say कि अब मुझे उससे hate हो गई. Hate is such a strong word to say. You shouldn't say, like, why would you want someone to hate you? Yeah, why would you hate someone? Yeah, hatred is a very strong word. You can hate someone जब उसने आपका बहुत ही कुछ खराब कर दिया हो. And that is also very strong. It's a very strong emotional word. So people should actually think twice before using words like toxic or hatred, because ये दूसरे के mind पे actually बहुत impact कर देता है. It actually hits the self-esteem. Right. Now coming back to the work environment and the professionalism, we have seen that millennials and baby boomers were less on the side of work-life balance. But we see Gen Z is talking quite a lot about work-life balance. What's your thought about it? Okay, if you personally ask me this question, I would say it is because millennials and baby boomers have actually lot of responsibilities on themselves. ये बीच की generation हो गई है ना, इनको they have to take care of their parents, and in Indian scenario especially, ये लोग को अपने पेरेंट्स का भी टेक केयर करना है, इन्हें अपने बच्चों का भी ध्यान रखना है, एंड दे नीड मनी फॉर इट. सो दे फील कि मनी कहाँ से आएगा, सो दे ओवरवर्क कि किसी भी तरह से मेरी जॉब ना जाए, किसी भी तरह से मेरा बिजनेस हैम्पर ना हो, किसी भी तरह से मेरा रेवेन्यू जनरेशन ना रुके. सो देयर प्रायोरिटीज आर क्लियरली फाइनेंशियल, दैट आई नीड टू कीप माई फैमिली हैप्पी, आई नीड टू अर्न, एंड उसके लिए अगर मुझे अपना वर्क लाइफ बैलेंस सैक्रिफाइस करना पड़े तो नो बिगर डील. दिस इज देयर माइंड सेट राइट नाउ. बट वेन इट कम्स टू जेनजीज, अभी उनके ऊपर इतनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, फर्स्ट थिंग. सेकेंड, दे आर ऑफ द माइंड सेट कि लिव इन द प्रेजेंट, मुझे अपने बारे में सोचना है. दे आर मोर सेल्फ फोकस्ड, विच इज एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग ऑल्सो. दोनों सिनारियोज में द थिंग्स आर वेरी गुड. इट डिपेंड्स ऑन यू विच पर्सपेक्टिव डू यू वांट टू चूज. बट when you choose your own self over anybody else, it's okay to seek work-life balance. So Pragya, does screen time affect children's attention and their mental well-being? Oh, definitely yes. It is research proven कि स्क्रीन टाइम जो होता है अगर वो ज्यादा है उनकी एज ग्रुप के हिसाब से, इट विल अफेक्ट योर कॉग्निटिव फंक्शनिंग. इट माइट ऑल्सो लीड टू डेवलपमेंटल माइलस्टोन डिले. बाय डेवलपमेंटल माइलस्टोन डिले आई मीन कि हर बच्चे का एक पर्टिकुलर एज या होता है एक पर्टिकुलर माइलस्टोन अचीव करने का. जैसे मेरा कोई भी बच्चा है, उसको 8 से 10 महीने में कोई भी चीज पकड़ के खड़े हो जाना चाहिए या क्रॉल करने लग जाना चाहिए. वो सारे माइलस्टोन्स में डिले आने लग जाता है. मेजर माइलस्टोन डिले बिकॉज ऑफ स्क्रीन इज स्पीच डिले. बच्चों में बहुत ज्यादा स्पीच डिले हो रहा है, कॉग्निटिव फंक्शनिंग इम्पेयर हो रही है, एकेडमिक डिक्लाइन हो रहा है, जस्ट बिकॉज स्क्रीन टाइम इज वेरी हाई. जो लाइट स्क्रीन से मिलती है वो लाइट रियल वर्ल्ड में अच्छी लगनी बंद हो गई. तो रियल वर्ल्ड में हम कुछ भी देखते हैं हमें लगेगा कि ये तो उतना अच्छा है ही नहीं, इट्स नॉट दैट ब्यूटीफुल इनफ, लेट मी गो बैक टू द स्क्रीन. और स्क्रीन में अटेंशन स्पैन क्यों कम हो रहा है? क्योंकि जो रील्स और जो शॉर्ट्स बच्चे देख रहे हैं वो 2 सेकेंड देगा, देन नेक्स्ट. आपने एक चीज पे जैसे ही ध्यान लगाना शुरू करा, आप तुरंत दूसरी चीज पे मूव कर गए. And something that has even brighter colors, very beautiful looking, very attractive to the eyes, real world में मजा आना बंद हो जाएगा. Hence we have so many channels like Cocomelon and all blocked in so many countries. Yes, only for this reason. And also फिर आप बुक से पढ़ना ही बंद कर दोगे, क्योंकि बुक्स में तो वो कलर्स, वो रेड कलर उतना ब्राइट दिखेगा ही नहीं, वो 4K विजन में ही नहीं होगा, मोशन नहीं होगा उसमें. तो बुक्स का तो कॉन्सेप्ट ही मुझे लग रहा है धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा. बट स्क्रीन टाइम, यस, इट डज नॉट ओनली अफेक्ट चिल्ड्रन बट ऑल्सो अडल्ट्स की भी कॉग्निटिव फंक्शनिंग डिक्लाइन हो रही है बिकॉज ऑफ स्क्रीन टाइम, एंड मोस्टली बिकॉज ऑफ रील्स एंड शॉर्ट्स. वन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जिसका आंसर मैं भी जानना चाहूंगा, इज स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग गुड और सॉफ्ट पेरेंटिंग गुड? सी, देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग पेरेंटिंग. No parents in this world are wrong.
ठीक है, सब सही है, सब अपनी जगह पे सही पेरेंटिंग हम कर लोग रहे तो हैं। मार खा के बड़े हुए हैं। हम लोग तो मार खा के बड़े हुए हैं, ऐसा बोला जाता है, बट बहुत से हमारी जनरेशन में भी मार खा के नहीं बड़े हुए हैं. But in nowadays, it depends. Your parenting should actually depend on the personality of your child. बच्चे की एक इवॉल्विंग पर्सनालिटी होती है. हर बच्चा एक अलग तरीके से बड़ा हो रहा है. वो एनवायरमेंट में बहुत सी चीजों को एक्सपीरियंस कर रहा है, बहुत सी चीजें जेनेटिकली आई है और उसकी एक पर्सनालिटी फॉर्म हो रही है जो कि बहुत डिफरेंट है. अब अगर मैं उस बच्चे पे जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, इमोशनल है, ओवरवेल्म्ड हो जाता है बहुत जल्दी, उस पर स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग ले आऊं, ठीक है, तो वो क्रिटिकल कमेंट्स के साथ डर जाएगा एंड उसकी क्या होगी, अनरियल एक्सपेक्टेशंस को मीट करने का अर्ज, जिसकी वजह से वो हमेशा गुड चाइल्ड सिंड्रोम में रहेगा कि आई वांट टू बी द गुड चाइल्ड, राइट. और अगर कोई बच्चा है जो कि बहुत नॉटी है, बहुत ज्यादा हाइपर है, गुस्सा बहुत ज्यादा करता है, एंड इन दैट केस मैं जेंटल पेरेंटिंग ले आऊं तो वो भी गड़बड़ है. बिकॉज यू नो इफ अ चाइल्ड इज हिटिंग अदर पीपल एंड यू बीइंग जेंटल विद द चाइल्ड, तो वो बच्चा वैसे भी नहीं समझेगा. So the conclusion of this is there is no right and wrong parenting. There is nothing wrong with strict parenting. There is nothing wrong with gentle parenting. आपके बच्चे की पर्सनालिटी कैसे इवॉल्व हो रही है वो समझिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड योर चाइल्ड बेटर एंड फिर उसके स्टाइल में एक अपनी ही पेरेंटिंग स्टाइल कुछ निकालिए एंड It's like very custom to each and every child. Also adding on to this, you should come to a psychologist to understand the behavior of your child. मेरा बच्चा ऐसे ऐसी चीजें कर रहा है, मुझे एज पेरेंट्स ऐसा क्या चेंज लेकर आओ कि मैं इसकी लाइफ को और बेटर कर दूं. Whenever a child is born in this world, you don't ask the child that तुम्हें इस दुनिया में आना भी है कि नहीं आना. There's no consent of the child. The child comes in with the कि मम्मी पापा को बच्चा चाहिए था. अब जब वो आ गया है तो अब तो उसकी थोड़ी सुन लो, थोड़ा उसको अपने हिसाब से रहने दो. सो जस्ट अंडरस्टैंड योर चाइल्ड, जस्ट अंडरस्टैंड दैट पर्सनालिटी, दैट बिहेवियर एंड वेलकम दैट चाइल्ड द वे ही और शी इज. उस पर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी चाहिए और समझना चाहिए मेरे बच्चे में ये पर्सनालिटी है एंड आई शुड वर्क लाइक दिस टू मेक दिस चाइल्ड अ बेटर पर्सन. Towards the end, we have a very interesting question. Why 50-minute sessions? So this is a very interesting concept of 50 minutes that मुझे लगता है बहुत से साइकोलॉजिस्ट भी फॉलो करते हैं, बट मैंने स्पेशली एक अपने सीनियर से सीखा था. आइडियली शुड बी 60-minute सेशन, बट 50 मिनट्स मैं इसलिए रखती हूँ और मोस्ट ऑफ द साइकोलॉजिस्ट इसलिए रखते हैं सो दैट हम नेक्स्ट सेशन के बीच में एक 10 मिनट का ब्रेक ले पाए. We get that 10 minutes for our own self where we clear the head from the last session. We lock that door for 1 week and open the door for the next client. We get those 10 minutes to clear our own head and hence 50 minutes. फिर हम next session, जैसे एक session 7 o'clock से, it ends at 7:50. We get 10 minutes for the next session that starts at 8. So it is for our own selves. That is why 50 minutes. So Pragya, as per you, how should educational institutions, colleges, schools, universities absorb your department? As in, should they have a permanent psychologist on campus, or should you be allowed to take sessions for the students? Okay, so as per the government guidelines, CBSE बोर्ड में स्कूल्स में तो एक स्कूल काउंसलर होना ही चाहिए. All right, school counselors are very important to understand the behavior of the children in the class, or if they are going through something, or if someone is being bullied. उनकी mental health के लिए अब तो होते ही होते हैं school counselors. But in colleges now I have seen that there is a happiness cell, or there is something like a mental health help center, something like that, that welcomes the college going students to come and seek help. So towards the end of the session, Pragya, what is that one advice that you would want to give to our viewers who are with us till now? Okay, so if you are here till the end of the podcast, so the one advice that I would give to everybody listening to this is always seek personal growth in life. हर वो काम करो जो आपकी growth में help करे. If it's not helping you grow, it's not worth it. Be it personally, be it professionally, be it in terms of physical health, be it in terms of mental health. अगर जंक खाने से आपकी फिजियोलॉजिकल हेल्थ खराब हो रही है, don't do it. It will not help you grow. Always take out an hour in a day with your own thoughts and do something that makes you feel relieved and happy. If you don't do that, you are not growing as an individual. Always seek personal growth.
वो किसी भी फॉर्म में, किसी भी माध्यम से आपके पास आए, जस्ट गो फॉर इट, रूट फॉर इट, दैट्स ऑल.